आज के मॉडर्न टाइम के बोरवेल मशीन एयर प्रेशर से ड्रिल करते हैं जो 2500 मीटर की गहराई तक ड्रिल कर सकते हैं। यह लगभग 2.5 किलोमीटर होता है और इसके कंप्रेसर का एयर प्रेशर आपको हैरान कर देगा जो 4500 psi का है। क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि यह प्रेशर कितना ज्यादा है? अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि हमारे गाड़ियों के टायर में सिर्फ 30 से 40 psi के प्रेशर से हवा भरी जाती है। यह जो आप मशीन देख रहे हो इसका नाम डाउन द होल ड्रिलिंग रिग है, जिसको शॉर्ट में DTH बोलते हैं। यह बोरवेल मशीन ठीक हमारे घर में छोटी ड्रिल मशीन होती है उसी की तरह काम करती है, लेकिन यहाँ पर जो ड्रिल बिट होता है वह अलग टाइप का होता है जो हाई प्रेशर एयर पर ऑपरेट करता है, जो एक बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग भी है। इस मशीन में बेसिकली दो सेपरेट मैकेनिज्म होते हैं जो मिलकर काम करते हैं। एक कंप्रेसर जो हाई प्रेशर एयर को कंप्रेस करने का काम करता है और दूसरा मैकेनिज्म ड्रिलिंग रिग होती है जो बोरवेल को ड्रिल करने का काम करती है। कंप्रेसर और ड्रिल रिग कई बार आपको एक ही ट्रक पर दिख जाएगी, लेकिन जो हेवी ड्यूटी मशीन होती है उनके कंप्रेसर की साइज काफी ज्यादा बड़ी होती है, तो उनके कंप्रेसर को एक अलग ट्रक पर रखा जाता है। एक्चुअल में ज्यादातर हम इस ड्रिलिंग रिग में इंटरेस्टेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर मास्टरमाइंड कंप्रेसर ही होता है जो साइड में ट्रक पर लोडेड रहता है। यहाँ पर एक हेवी ड्यूटी इंजन लगा रहता है जो लगभग 400 से 500 HP की पावर का होता है। यह डिपेंड करता है कि मशीन की ड्रिलिंग पावर कितनी है। यदि मशीन 1000 मीटर तक ही ड्रिल कर सकती है तो इसके इंजन की पावर भी कम ही होगी। यह इंजन 12 सिलेंडर का हो सकता है जो ठीक हमारे नॉर्मल गाड़ियों के इंजन की तरह ही काम करता है। इंजन का वर्किंग मैकेनिज्म को मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वीडियो कंप्लीट होने के बाद में आप यहां से देख सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इंजन की मेन शाफ्ट कंप्रेसर से जुड़ी रहती है। यह एक रोटरी स्क्रू टाइप कंप्रेसर है। इस कंप्रेसर में दो रोटर होते हैं, एक मेल रोटर दूसरा फीमेल रोटर। सिर्फ मेल रोटर को ही इंजन से डायरेक्ट पावर मिलती है। कंप्रेसर के पहले एयर फिल्टर लगा रहता है जो बाहर से हवा को अंदर की तरफ खींचता है और हवा में अवेलेबल डस्ट पार्टिकल को रिमूव करता है। बाद में हवा इन रोटर ब्लेड पर पहुंचती है और यह रोटर कुछ इस टाइप के बने होते हैं कि एक बार जो हवा ट्रैप हो जाती है उसको वापस पीछे नहीं जाने देते और आगे की तरफ एक छोटे एरिया में कंप्रेस करते जाएंगे। और यहाँ पर पहुंचते पहुंचते एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन साथ में एयर का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसको हमें थोड़ा ठंडा करने की जरूरत है। तो यहाँ पर पावरफुल रेडिएटर लगे रहते हैं जो इस हाई प्रेशर एयर को थोड़ा कूल डाउन करने का काम करते हैं। एयर का टेम्परेचर रिड्यूस होने के बाद में फ्लेक्सिबल पाइप की हेल्प से एयर को भेजा जाता है ड्रिलिंग रिग के कंट्रोल बोर्ड में। इस कंट्रोल बोर्ड से प्रेशर को मैनेज किया जाता है और यहाँ से हाई प्रेशर एयर जाती है स्वीवल मैकेनिज्म के पास में। स्वीवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जो हाई प्रेशर एयर को ड्रिल स्ट्रिंग से जोड़ता है और यहाँ से आगे ड्रिलिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस मैकेनिज्म को थोड़ा सा समझना जरूरी है। यहाँ पर साइड में दो एयर मोटर होती है जो पूरी स्ट्रिंग को रोटेट करवाने का काम करती है, लेकिन इस रोटेशन से ड्रिलिंग नहीं होती है। इसके कुछ अलग ही काम है, मैं आपको आगे बताऊंगा। यह दोनों मोटर भी एयर प्रेशर से ही काम करती है, जिनका मैकेनिज्म हमें समझना चाहिए। मोटर का रोटर सेंटर में ना होकर थोड़ा सा साइड में होता है। जब हाई प्रेशर एयर यहाँ पर आती है तो इन ब्लेड पर फोर्स लगाएगी जिससे रोटर रोटेट करने लगेगा। जब यह एयर ब्लेड पर फोर्स लगाते हुए यहाँ पर पहुंचती है तो एरिया काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिससे एयर का प्रेशर डाउन हो जाता है और यह लो प्रेशर एयर हमारे किसी भी काम की नहीं है। तो यहाँ पर साइड में लगे होल से एयर को बाहर छोड़ दिया जाता है। इस तरीके से मोटर कंटिन्यूअस रोटेट करने लगती है। यह मोटर देखने में छोटी है, लेकिन इसकी पावर काफी ज्यादा हाई होती है। कंट्रोल बोर्ड से मेन पाइप को डायरेक्टली इन स्ट्रिंग के पाइप से कनेक्ट किया जाता है, जिसमें एक्सट्रीमली हाई प्रेशर को भेजा जाता है। इसलिए यहाँ पर यह पाइप मजबूत स्टील के बने होते हैं। इन पाइप के आगे ड्रिल बिट लगा रहता है जो असल में एक हैमर होता है और यह हैमर कितने ही मजबूत पत्थर को तोड़ सकता है, जो अपने आप में एक बेहतरीन इंजीनियरिंग यूज करता है। वैसे तो यह पूरा हैमर एक हाई स्ट्रेंथ स्टील का बना होता है, लेकिन सिर्फ इसका आगे का पार्ट ही पत्थर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, जिस पर कुछ ऐसी बॉल लगी रहती है और यह बॉल काफी ज्यादा लंबी होती है, जिसको हैमर के हेड में अच्छे से फिट किया जाता है। यह बॉल बनी होती है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल की, जिसका नाम है टंगस्टन कार्बाइड, जिसकी वजह से यह बॉल पावरफुल स्ट्रोक सहन कर सकती है और इन पर फ्रिक्शन का भी कोई ज्यादा खास फर्क पड़ता है नहीं। हैमर को खोलकर देखते हैं इसके अंदर क्या प्रोसेस चलती है। यह मेन हैमर होता है, इसके आगे बॉल लगी रहती है। हैमर के पीछे एक भारी भरकम पिस्टन होता है जो हैमर पर कॉन्टिन्यूसली स्ट्राइक करता है और पिस्टन के ऊपर लगा रहता है एक खाली सिलेंडर।
देखो यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो तो थोड़ा सही से समझना। पिस्टन के ऊपर और नीचे दो चेंबर है और हमें अच्छे से पता है कि यदि पिस्टन के एक साइड में हाई प्रेशर होगा और एक साइड में लो प्रेशर होगा तो पिस्टन हाई प्रेशर से लो प्रेशर वाली साइड में जाएगा। फिलहाल पिस्टन के नीचे के चेंबर को देखो, यह पूरा खाली पड़ा है। अब सबसे पहले कंप्रेसर का हाई प्रेशर आएगा चेक वॉल के पास में। चेक वॉल ओपन होगा और यहाँ से हाई प्रेशर आएगा एयर डिस्ट्रीब्यूटर के पास में। एयर डिस्ट्रीब्यूटर एयर को चारों तरफ फैला देगा। अब यह जो सिलेंडर है, इसके ऊपर की तरफ जो होल बने हुए हैं, इनसे एयर बाहर निकलती है और इस सिलेंडर के पास में से होते हुए वापस इस नीचे के होल से एयर सिलेंडर में एंटर कर जाएगी। अब सिलेंडर के अंदर से ही हवा या तो ऊपर जाएगी या नीचे, क्योंकि बाहर से सिलेंडर हवा को जाने नहीं देगा, यहाँ से ब्लॉक कर रखा है। अब हवा नीचे जाना चाहती है, फिर पिस्टन ने यहाँ से भी हवा को ब्लॉक कर रखा है, तो फिर हवा ऊपर जाने लगती है इस सिलेंडर में से। यहाँ पर देखो चेंबर बने रहते हैं, तो फिलहाल हवा इस चेंबर में से होते हुए पिस्टन के ऊपर भरने लग जाएगी और पिस्टन को ऊपर से नीचे की तरफ फोर्स लगाएगी। अब पिस्टन के ऊपर की तरफ हाई प्रेशर है और नीचे की तरफ लो प्रेशर, तो पिस्टन स्पीड में नीचे आएगा और हैमर से स्ट्राइक करेगा। हैमर से स्ट्राइक करते ही पिस्टन के जो ऊपर का चेंबर है, उसमें जो भी हवा होगी वह पिस्टन के अंदर की तरफ एक होल होता है, उससे होते हुए हैमर के नीचे की साइड से बाहर निकल जाएगी। अब ऊपर का चेंबर खाली हो गया है, जिसका मतलब है पिस्टन वापस ऊपर की तरफ आ सकता है। अब पिस्टन के नीचे के चेंबर में यह जो गैप बना हुआ है, इससे हवा नीचे की तरफ भरने लगेगी, जिससे पिस्टन वापस ऊपर उठने लगेगा और इस पोजीशन पर पिस्टन आएगा तो पिस्टन के नीचे के चेंबर में जितनी भी हवा थी वह हैमर के अंदर से होते हुए पूरी बाहर निकल जाएगी और फिर से वापस ऊपर के चेंबर में हवा भरने लगेगी और फिर से पिस्टन हैमर पर जाकर स्ट्राइक करेगा और यही प्रोसेस ऑटोमेटिकली चलती रहती है। और यह काम इतना फास्ट होता है कि यह पिस्टन 1 मिनट में 1500 से लेकर 2500 टाइम्स स्ट्राइक करता है, जिसको ब्लोज पर मिनट बोलते हैं। और जब यह मशीन चलती है तो आपको घंटा बजने जैसी आवाज सुनाई देगी एकदम हाई स्पीड में। एक्चुअल में वह साउंड इस हैमर की ही होती है। अब हैमर इतनी हाई स्पीड में पत्थर पर स्ट्राइक करेगा तो पत्थर की एकदम बारीक कटिंग होने लगेगी, लेकिन पत्थर के इस कचरे को बाहर लाना जरूरी है, अदरवाइज तो हैमर फंस जाएगा। तो जो एयर का प्रेशर हैमर को स्ट्राइक करने के बाद में बाहर निकलता है हैमर से, उसका प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है, तो यह अपने साथ में पत्थर के टुकड़े, मिट्टी, पानी जो कुछ मिलता है उसको साथ में ऊपर लेकर आ जाता है। जब बोरवेल पूरा ड्रिल हो जाता है तो बोर को क्लीन करने की जरूरत होती है, तो इस कंडीशन में हैमर को रोक दिया जाता है और हैमर पूरी की पूरी हवा साइड में से पास करेगा, जिसका प्रेशर काफी ज्यादा हाई होता है और यह हवा ऊपर आते टाइम अपने साथ में सब कुछ कचरा पट्टी ले आती है। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है, इस हैमर की बहुत ज्यादा पावर होती है। यह किसी भी पत्थर को तोड़ सकता है, लेकिन कई बार पत्थर इतना ज्यादा मजबूत होता है कि हैमर तो उसको रेगुलरली स्ट्राइक कर रहा है, लेकिन ऊपर से यह जो इतने सारे पाइप लगे हुए हैं, यह हैमर पर वजन नहीं डाल पाते, जिसकी वजह से पत्थर टूटता नहीं है। तो फिर यहाँ पर जो टावर होता है, इसके पीछे की तरफ एक हाइड्रोलिक प्रेशर वाला पंप लगा रहता है और यह पंप इस पुली मैकेनिज्म से जुड़ा रहता है और यह पुली ऐसे घूमते हुए स्वीवल से जुड़ी रहती है, जिसकी वजह से पंप का डायरेक्ट प्रेशर स्वीवल के थ्रू इन पाइप पर लगता है और इन पाइप का प्रेशर हैमर पर लगता है। तो जब भी कोई मजबूत पत्थर आता है तो एक्चुअल में यह हाइड्रोलिक प्रेशर हैमर पर और ज्यादा फोर्स लगाता है पत्थर को तोड़ने के लिए। और एक्चुअल में यदि मैं आपको बताऊं तो इस स्वीवल मैकेनिज्म को ऊपर नीचे करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेशर ही लगा रहता है आज के मॉडर्न डीटीएच में। इस मशीन के अंदर कोई भी वह पुराना रोप एंड पुली सिस्टम नहीं होता है स्वीवल को ऊपर नीचे करने के लिए या फिर इन पाइप को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर इन पाइप का बहुत ज्यादा हेवी लोड रहता है। तो यदि डायरेक्टली हम किसी इंजन को गियर मैकेनिज्म के थ्रू कनेक्ट करेंगे तो वह फेल हो सकता है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोलिक पंप इंस्टॉल किया जाता है जो स्लो होते हैं पर एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। अब क्या आप बता सकते हो कि यह स्ट्रिंग रोटेट क्यों कर रही है? कहीं पर भी जरूरत नहीं है इसके रोटेशन की। तो इसके पीछे एक दूसरा रीजन है। यदि हम नॉर्मल हैमर से भी पत्थर को सिर्फ एक ही जगह पर स्ट्राइक करेंगे तो इसके टूटने के चांस बहुत कम हो जाते हैं। तो हैमर जब स्ट्राइक करते हुए रोटेट करेगा तो पत्थर को अच्छे से कट कर पाएगा और बोरवेल का बोर एकदम राउंड शेप में बनेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब ड्रिल काफी ज्यादा गहराई में होती है तो हैमर कहीं पर फंस सकता है, तो सेफ्टी के लिए रोटेशन बहुत जरूरी है। साइड में रोबोट आर्म भी लगी रहती है जो ऑटोमेटिकली इन पाइप्स को उठाकर स्वीवल मैकेनिज्म से कनेक्ट करती है।
इस रोबोट आर्म में भी कुछ हाइड्रोलिक पंप लगे रहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हाइड्रोलिक पंप यहाँ पर होते हैं। तो इन सभी को ऑपरेट करवाने के लिए एक छोटा इंजन भी यहाँ पर लगा रहता है। हाइड्रोलिक सिस्टम कैसे काम करता है इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है। यहाँ पर क्लिक करके आप इन दोनों वीडियो को जरूर से देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बोरवेल मशीन के बोर का डायामीटर 6 to 8 इंच होता है, लेकिन रोड और रेलवे के जो टनल बनते हैं उनका डायामीटर 15 to 20 मीटर का होता है। और टनल में सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है कि यहाँ पर मशीन हॉरिजेंटली चलती है, तो ऊपर से मिट्टी या पहाड़ कोलैप्स भी कर सकता है, तो फिर हमें टीबीएम जैसी बड़ी मशीनों की जरूरत पड़ती है। टीबीएम की फुल फॉर्म होती है टनल बोरिंग मशीन, और यह काफी ज्यादा पावरफुल होती है, लेकिन इसको ऑन डिमांड पर बनाया जाता है। जहाँ पर भी टनल बनानी है वहाँ पर पहले चेक किया जाता है कि वहाँ की मिट्टी या फिर पहाड़ है तो रोक्स कितने मजबूत है, और फिर उनके हिसाब से मशीन को डिजाइन किया जाता है। यह जो आप टीबीएम मशीन देख रहे हो यह पहाड़ों को तोड़कर टनल बनाने का काम करती है। इसकी लेंथ 100 मीटर से भी ज्यादा है, और यहाँ पर मल्टीपल ट्रेलिंग यूनिट होती है, तो इन सभी यूनिट को ट्रक पर लाकर ऑन साइट पर असेंबल किया जाता है। मशीन के सबसे आगे इसका कटर हेड होता है जो स्टोन की बारीक कटिंग करता है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट टीबीएम मशीन का कटर हेड 20 मीटर डायमीटर का है। कटर हेड कुछ इस तरीके से एकदम स्लोली रोटेट करता है, और इस हेड के फ्रंट साइड में कटिंग डिस्क लगी रहती है जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। यह डिस्क हाई स्ट्रेंथ एलॉय स्टील की बनी होती है या फिर टंगस्टन कार्बाइड की भी हो सकती है, और यह फ्रीली अपनी जगह पर रोटेट करती है। जब कटर हेड रॉक पर प्रेशर लगाते हुए रोटेट करता है तो यह भी अपनी जगह रोटेट करने लग जाती है। अब इस कटर हेड में इसके डायमीटर के हिसाब से यहाँ पर कटिंग डिस्क लगी रहती है। जैसे यह बड़ी साइज की मशीन है तो यहाँ पर 42 कटिंग डिस्क लगी हुई है, लेकिन इन डिस्क के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, तो एक्चुअल में कटिंग कैसे करती है वह देखना इंटरेस्टिंग होगा। सिंप्लिसिटी के लिए हम सिर्फ 3 ही डिस्क लेते हैं। कटर हेड इन डिस्क पर जबरदस्त फोर्स लगाता है। अब रॉक और कटर हेड के बीच में यह डिस्क रहती है, और यह डिस्क रॉक के अंदर ऐसे लाइन बनाते हुए क्रैक्स बना देगी। अब 2 डिस्क के बीच में पीछे की तरफ एक थर्ड डिस्क लगी रहती है, तो आगे की डिस्क ने जो क्रैक्स बनाए हैं उनके बीचों बीच ये फिर से रॉक में क्रैक जनरेट करेगी। अब स्टोन आपको पता है फ्लेक्सिबल नहीं होता है, तो इस डिस्क के दोनों साइड में जो भी पत्थर है वह क्रैक्स की वजह से अपने आप ही टूट जाते हैं। तो एक्चुअल में टीबीएम रॉक की कटिंग नहीं करती है, यह हाई प्रेशर से क्रैक्स बनाते हैं रॉक में, जिससे अपने आप पत्थर टूटते जाते हैं। और यदि आप कटर हेड में लगे डिस्क को देखोगे तो एक्चुअल में इनका अरेंजमेंट कुछ इसी टाइप का होता है। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक स्टोन क्रश होता है तब तक यहाँ पर रेगुलर कटिंग डिस्क पर पानी को भेजा जाता है, जिससे डिस्क गर्म भी नहीं होती है और डिस्क की लाइफ भी ज्यादा बढ़ती है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि इस कटर हेड को आगे फोर्स कैसे लगाया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई नॉर्मल फोर्स नहीं लगता है। इन कटिंग डिस्क पर 20,000 टन तक का प्रेशर लगाया जाता है, जो एक्चुअल में देखा जाए तो इस पूरी मशीन के वेट से कई गुना ज्यादा है। और इतना फोर्स सिर्फ हाइड्रोलिक सिस्टम ही लगा सकता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, कटर हेड को रोटेट करवाने के लिए यहाँ पे 4 रेडियल पिस्टन हाइड्रोलिक मोटर लगी रहती है। कुछ टीबीएम मशीन इलेक्ट्रिक मोटर भी यूज करती है, लेकिन यहाँ पे हमें हाई टॉर्क की जरूरत पड़ती है, तो फिर यहाँ पर हाइड्रोलिक मोटर को प्लेस किया जाता है, जिनको डायरेक्टली हम इस हेड के बड़े गियर से कनेक्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों, इस तरीके से जब बड़ी मशीनों की टेक्नोलॉजी को हम विजुअलाइज करते हैं तो चीजें बहुत अच्छे से समझ आती है, और इसके पीछे काम करता है एक बेहतरीन एनिमेशन, जो आज के टाइम की काफी डिमांडिंग स्किल है। यदि आप भी इस टाइप का एनिमेशन सीखने में इंटरेस्टेड हो तो रिसेंटली हमने एडवांस 3D एनिमेशन का कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें कंप्लीटली A to Z 3D एनिमेशन को कवर किया गया है, और साथ में डाउट्स के लिए हमारी तरफ से एनी टाइम सपोर्ट रहता है। और अच्छी बात यह है कि कोर्स रेगुलर अपडेट होता रहता है। तो बहुत ही शानदार दीपावली का फेस्टिवल आ रहा है, आप सभी के पास में अच्छा खासा टाइम है। यदि आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। इन चारों हाइड्रोलिक मोटर को पैरेलल कनेक्शन में सेट किया जाता है ताकि इक्वल फोर्स लगा सके। यदि इस मोटर को ओपन करके देखें तो इसका मैकेनिज्म बहुत आसान है। टोटल इसमें 5 पिस्टन लगे रहते हैं और इसका रोटर सेंटर से थोड़ा ऑफसेट रहता है। तो यह सभी पिस्टन बारी बारी से इस रोटर पर फोर्स लगाते हैं और कुछ इस तरीके से इसको रोटेट करवाते हैं। यहाँ पर हर पिस्टन के पास में 2 वाल लगे रहते हैं। एक वाल से जब हाई प्रेशर आता है तो पिस्टन रोटर पर फोर्स लगाएगा, और जब पिस्टन वापस ऊपर की तरफ जाता है तो यह लो प्रेशर ऑयल वापस बाहर निकल जाता है इस वाल से।
तो हर पिस्टन के पास में इसी तरीके से ऑयल का प्रेशर भेजा जाता है और यह मोटर अकेली काम नहीं कर सकती है। इसके पीछे एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी काम करती है जिसको कंट्रोल वाल्व बोलते हैं और यही वाल्व डिसाइड करता है कि कौन से पिस्टन में कब और कितना प्रेशर भेजना है और कौन से पिस्टन से वापस ऑयल को बाहर निकालना है। अब देखा जाए तो यह मोटर होती तो वैसे कॉम्प्लेक्स है, लेकिन पावर का इनके पास में अनलिमिटेड भंडार होता है, तो फिर रेडियल पिस्टन मोटर को ही यूज में लिया जाता है। अब रॉक की कटिंग होने के बाद में जो कचरा बाहर निकलता है उसके लिए यहाँ पे एक ड्रेनेज सिस्टम होता है। यदि टीबीएम कटिंग करते हुए स्लाइटली वर्टिकल डायरेक्शन में बढ़ रही है तो ग्रेविटी की वजह से यह क्रैश हुआ रॉक पानी के साथ में अपने आप बाहर निकल जाता है। और यदि मशीन डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में चल रही है तो यहाँ पे कन्वेयर एंड बेल्ट सिस्टम होता है जो इस कचरे को बाहर लेकर जाता रहता है और मशीन के एग्जिट पर एक ट्रक खड़ा रहता है जो इस कचरे को कलेक्ट करके बाहर ले जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है कि मशीन को आगे फोर्स कैसे लगाया जाए और एक जगह पर कैसे होल्ड किया जाए। तो कटर हेड के पीछे हाइड्रोलिक जैक लगे रहते हैं जो इस कटर हेड पर 20,000 टन का फोर्स लगाते हैं, लेकिन अभी मैंने बताया कि यह फोर्स इस मशीन के वेट से कई गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत अच्छे से काम करता है, जो हमें बताता है कि जितना फोर्स आप कटर हेड पर लगाओगे उतना ही फोर्स आप पर वापस उल्टी डायरेक्शन में लगेगा। तो इन हाइड्रोलिक प्रेशर के पास में बहुत पावर है, लेकिन यह मशीन आगे जाने की बजाय पीछे भी जा सकती है। तो कटर हेड के पीछे सपोर्टिंग ग्रिपर लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले यह ग्रिपर साइड में जबरदस्त फोर्स लगाते हैं जिससे मशीन एक जगह पर होल्ड हो जाती है। उसके बाद में यह हाइड्रोलिक पंप कटर हेड पर फोर्स लगाना स्टार्ट करते हैं और कटिंग स्टार्ट होती है। इन हाइड्रोलिक जैक का पिस्टन लगभग 1.2 मीटर लॉन्ग होता है। तो लगभग 30 मिनट तक चलने के बाद यह हाइड्रोलिक पिस्टन अपनी मैक्सिमम स्ट्रेंथ तक एक्सटेंड हो जाते हैं और ड्रिलिंग को रोक दिया जाता है। अब इन हाइड्रोलिक जैक को वापस रिट्रैक्ट करने के लिए यहाँ से पीछे की पूरी मशीन को आगे पुल करना होगा और यदि मशीन इस वर्टिकल पोजीशन में है और आपने इन सपोर्टिंग ग्रिपर को रिट्रैक्ट कर दिया तो पूरी मशीन ग्रेविटी की वजह से पीछे चली जाएगी और तबाही मचा सकती है। तो फिर यहाँ पर इन ग्रिपर्स के पीछे एक ट्रेलिंग यूनिट पर फुल बैक प्रिवेंशन सिस्टम लगा रहता है और इसमें सेफ्टी के लिए फ्रंट और रियर साइड में हाइड्रोलिक ग्रिपर लगे रहते हैं। रियर साइड में लगा ग्रिपर इस ट्रेलिंग यूनिट पर कुछ इस तरीके से मूव कर सकता है हाइड्रोलिक पिस्टन की हेल्प से, लेकिन इन ग्रिपर में सेल्फ इनहिबिटरी मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से यदि ये ग्रिपर स्लिप भी होते हैं तो यहाँ पर अपने आप वापस टाइट होते जाते हैं। और इन दैट केस यदि सभी हाइड्रोलिक फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर पीछे सेफ्टी टैंक भी लगे रहते हैं जिनमें हाईली कंप्रेस्ड नाइट्रोजन भरी रहती है। तो फेलियर की कंडीशन में यह तुरंत इन ग्रिपर को टाइट कर देगी। जब हाइड्रोलिक पंप अपने मैक्सिमम एक्सटेंड तक पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले फ्रंट ग्रिपर को रिट्रैक्ट किया जाता है और यहाँ पर लगे हाइड्रोलिक पंप पूरी मशीन को आगे की तरफ पुल कर लेंगे। इसके बाद में फ्रंट ग्रिपर को फिर से टाइट कर दिया जाता है और बैक ग्रिपर को आगे मूव करके इनको भी टाइट कर दिया जाता है। जब यह सब हो जाता है तो यहाँ पर लगे मेन साइड ग्रिपर को रिलीज किया जाता है और आगे इस यूनिट को मूव किया जाता है। आगे मूव करने के बाद में वापस ग्रिपर अपना फोर्स दोनों साइड में लगाते हैं और आगे की ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पर फिर से आती है। टीबीएम का हेड अभी मैंने आपको बताया 20 मीटर डायमीटर का हो सकता है, तो मान के चलते हैं ऊपर की साइड में कुछ ऐसा रॉक है जो बहुत ही कमजोर आ गया है और नीचे की साइड में कोई स्ट्रॉन्ग रॉक आ गया है। तो यहाँ पर ऑलरेडी कटर हेड पर बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो हाई चांस रहते हैं कि कटर हेड अनबैलेंस हो सकता है। तो यहाँ पर बैलेंसिंग हाइड्रोलिक जैक लगे रहते हैं जो इस पूरे कटर हेड पर लग रहे फोर्स को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके बैलेंस करने का काम करते हैं। अब मशीन में आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ हेवी पाइप लगे रहते हैं जिनसे फ्रेश वाटर की सप्लाई और एयर सप्लाई मशीन को आगे की तरफ की जाती है। जब मशीन चलती है तो बहुत ज्यादा डस्ट उड़ने लगती है, तो पानी से इस डस्ट को कंट्रोल किया जाता है। इसके साथ में फ्रेश एयर की रेगुलर सप्लाई की जाती है जिससे वर्कर को ऑक्सीजन भी मिल सके और एयर के प्रेशर से टनल के फ्रंट साइड में फोर्स लगाया जा सके। इस ड्रिलिंग यूनिट में एक ड्रिलिंग रिग लगी रहती है जो सेम एक बोरवेल मशीन की तरह काम करती है। इसके यूज को बाद में समझेंगे। इसके आगे वाली यूनिट में एयर कंप्रेसर के पंप लगे रहते हैं। नेक्स्ट ड्रिलिंग यूनिट में ऑयल टैंक और ऑयल पंप लगे रहते हैं और लास्ट में पीछे की तरफ मशीन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैकेनिज्म होता है और यहीं पर इसका कंट्रोल सेंटर भी होता है। और इसी कंट्रोल सेंटर से कटर हेड कब रोटेट करेगा, कब मशीन आगे बढ़ेगी, यह सब यहीं से कंट्रोल किया जाता है। मशीन के नीचे की तरफ सपोर्टिंग व्हील होते हैं जिनसे यह आगे बढ़ती है, लेकिन यह मशीन साथ में पीछे की तरफ एक ट्रैक भी बनाती जाती है क्योंकि यहाँ पर रेगुलर टेक्निकल इक्विपमेंट
इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, तो इन ट्रैक का यूज करके किसी भी ट्रॉली में सामान को लाया जा सकता है। और यहाँ पर जो भी टेक्निकल इक्विपमेंट आते हैं उनको मशीन में आगे ले जाने के लिए यहाँ पर एक छोटा रोपवे सिस्टम लगा रहता है। तो इस तरीके से एक टीबीएम मशीन काम करती है। लेकिन जब एक्चुअल में टनल को ड्रिल किया जाता है तो उसमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं। इंग्लिश चैनल टनल 19 सेंचुरी का इंसानों द्वारा बनाया हुआ दुनिया का 7वां अजूबा है। पहाड़ों और जमीन के अंदर से टनल बनाना शायद बच्चों जैसा काम है इस चैनल टनल के सामने। इंग्लिश चैनल टनल, जिसको यूरो टनल भी बोलते हैं, समंदर के पानी के नीचे बनी हुई 50 किलोमीटर लंबी लॉन्ग टनल है। यदि वर्ल्ड मैप से देखें तो यह फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम है और इन दोनों कंट्री को आपस में कनेक्ट करने के लिए बीच में समंदर के पानी के नीचे से इंग्लिश चैनल टनल को बनाया गया, जहां से हाई स्पीड ट्रेन 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पास हो सकती है। इस टनल को बनाने के लिए डायरेक्ट गवर्नमेंट ने फंडिंग नहीं की, बल्कि पब्लिक फंडिंग से इसको बनाया गया और यह अब तक का सबसे कॉस्टली इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट भी है, जिसकी लागत लगभग $7 बिलियन थी। टनल बनाने से पहले ही यह डिसाइड कर लिया गया कि इस टनल से किस टाइप का ट्रांसपोर्ट चलेगा। उसी के हिसाब से टनल को फिर डिजाइन किया गया। यूके एंड फ्रेंच गवर्नमेंट के एग्रीमेंट के बाद जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन की गई, जिससे पता चला कि सी बेड के नीचे मल्टीपल लेयर है मिट्टी की, जिसमें सबसे ऊपर एक लेयर मिली ग्रे चौक की, जिसके अंदर पानी की वजह से काफी ज्यादा दरारें और क्रैक्स थे, जो टनल बनाने के हिसाब से बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं थी। इसके नीचे एक और लेयर मिली जो चौक मार्ल की थी और यह लेयर ऊपर की लेयर से काफी ज्यादा स्टेबल है। यह लेयर कम परमिएबल है, क्रैक्स और दरारें भी ऑलमोस्ट ना के बराबर है। चौक मार्ल में मोस्टली कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जिसके बने चौक हमारे स्कूल में आज भी शायद यूज होते हैं। तो यह पत्थर जितना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, जिसकी वजह से पानी के हाई प्रेशर के सामने यह लेयर भी एक रिस्क तो है, लेकिन इससे ज्यादा सेफ कोई भी लेयर नहीं थी। यह लेयर सी बेड से 35 से 45 मीटर नीचे है। 1988 में जब टनल बनाना स्टार्ट हुई तो दोनों कंट्री ने डिसाइड किया कि वह अपनी अपनी साइड से टनल बनाना स्टार्ट करेंगे और एक सेंटर पॉइंट पर मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि टोटल 3 टनल एक साथ में बनाए जाएंगे, जिसमें 2 रेलवे टनल होंगे और एक सर्विस टनल होगी, और इन तीनों टनल को एक साथ में ही बनाया जाएगा। तो टनल बनाने के लिए टनल बोरिंग मशीन बनाई गई, जिनको टीबीएम बोलते हैं। टीबीएम हेड में कटिंग डिस्क लगे रहते हैं जो मिट्टी को काटने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों साइड में रेलवे की टनल का डायमीटर 7.6 मीटर है और बीच की सर्विस टनल का डायमीटर 4.8 मीटर है। सबसे पहले सर्विस टनल को बनाना स्टार्ट किया गया। यह टनल रेलवे टनल से कुछ मीटर की दूरी पर आगे रखी गई, जिसका पर्पस था कि साथ में जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी की जा सके साइड में 2 रेलवे मेन टनल के लिए। इस टनल की टोटल लेंथ 50 किलोमीटर है, जबकि यह सी बेड के नीचे 38 किलोमीटर है। और जैसे ही टनल बोरिंग मशीन सी बेड के नीचे पहुंची तो यहाँ से चैलेंजेस आना स्टार्ट हुए। टीबीएम का कटर हेड चौक मार्ल को कट करता है और स्क्रू कन्वेयर की हेल्प से इस कचरे को बाहर कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है और कन्वेयर बेल्ट इसको बाहर लेकर जाता है। अरे यह क्या हुआ, मशीन आराम से चल रही थी फिर भी टनल कोलैप्स कर गई। और यही सबसे बड़ा चैलेंज था इंजीनियर्स के सामने। यूरो टनल में अर्थ प्रेशर बैलेंसिंग टीबीएम यूज हुए। समंदर के नीचे पानी का काफी ज्यादा प्रेशर रहता है, तो एक बार आपने टनल बनाना स्टार्ट कर दिया तो आप उसको बीच में नहीं छोड़ सकते और आपको कंप्लीट टनल एक साथ में बनाते हुए आगे बढ़ना होगा। टीबीएम के हेड पर पानी का जबरदस्त प्रेशर आ रहा है और टीबीएम के हेड के जस्ट पीछे एक्सक्वेशन चेंबर है, जहां पर टीबीएम हेड चौक माल को कट करने के बाद में इसमें स्टोर करता रहता है। अब मान के चलते हैं टीबीएम के हेड पर 2 बार का प्रेशर आ रहा है पानी की वजह से। अब इम्पोर्टेंट है कि टीबीएम का हेड भी वापस टनल के फेस पर 2 बार का प्रेशर मेंटेन करे, अदरवाइज टनल कोलैप्स कर जाएगी। तो इसके लिए एक्सकेवेशन चेंबर में चौक माल के कचरे को भर के रखा जाता है ताकि टीबीएम का हेड पानी के प्रेशर को बैलेंस कर सके। जब एक्सकेवेशन चेंबर में 2 बार से ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा तो इसको रोटरी स्क्रू कन्वेयर से बाहर निकाला जाता है और कन्वेयर बेल्ट तक पहुंचाया जाता है और कन्वेयर बेल्ट इसको मशीन के एग्जिट तक पहुंचाता है, जहां से आगे ट्रक और ट्रेन से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। गजब हो गया, फिर से टनल कोलैप्स कर गई, क्योंकि यहाँ पर आता है चैलेंज नंबर 2। इसी तरीके से दोस्तों लाइफ भी बहुत चैलेंजिंग है जब तक हमारे पास में कोई अच्छी स्किल ना हो, पर 3D एनिमेशन की स्किल आपकी यह प्रॉब्लम सोल्व कर सकती है। और रिसेंटली हमने एडवांस 3D एनिमेशन का कोर्स लॉन्च किया है, जहाँ पर आप हर टाइप का एनिमेशन सीखते हैं। साथ में आपको एक बेहतरीन 3D कम्युनिटी भी मिल जाती है, जहाँ लोगों के बीच में रहकर आप अपने आप को और ज्यादा पॉलिश कर पाओगे।
डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स अवेलेबल है, जरूर से ज्वाइन कीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। हमने फ्रंट साइड के प्रेशर को तो बैलेंस कर लिया, लेकिन टनल बनाने के बाद में इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते, अदरवाइज पानी के प्रेशर की वजह से मिट्टी में दरारें बनने लगेगी और टनल कोलैप्स कर जाएगी। तो जरूरी है कि टनल को पूरा कंप्लीट करते हुए ही आगे बढ़ा जाए, और इसके लिए बनाए गए हेवी स्पेशल रीइंफोर्स्ड कंक्रीट रिग, जिसके अंदर आयरन के रोड डाले गए, और यह कंक्रीट रिग न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज होने वाले रिग से भी ज्यादा हेवी है। इन हेवी ब्लॉक को मशीन के पास में पहुंचाया गया और मशीन के हेड के पीछे सेगमेंट इरेक्टर लगे रहते हैं, जो इन ब्लॉक को 1 बाय 1 उठाते हैं और टनल बनाना स्टार्ट करते हैं। जब पूरी कंप्लीट रिंग बनकर तैयार हो जाती है तो यहाँ पर थ्रस्ट सिलेंडर लगे रहते हैं, जो टनल हेड को आगे की तरफ फोर्स लगाते हैं टनल लाइनिंग पर बने रहने के लिए। टनल लाइनिंग का मतलब है जिस पाथ पर टनल को बनाना है उस पर टनल हेड को मेंटेन करने का काम यह हाइड्रोलिक थ्रस्ट सिलेंडर ही करते हैं। लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक छोटी प्रॉब्लम फिर से आती है। यह कंप्लीट हुई टनल और हेड के बीच में फिर से यहाँ पर थोड़ा सा गैप है, और यदि चौकमाल में दरारें क्रिएट हो गई और इधर से पानी आने लग गया तो टीबीएम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स या तो खराब हो जाएगा या फिर टनल ही कोलैप्स कर सकती है। तो यहाँ पर टीबीएम के चारों तरफ एक शील्ड प्रोवाइड करवाई जाती है जो टनल को कोलैप्स होने से प्रोटेक्ट करके रखती है। लेकिन यहाँ फिर से नए चैलेंजेस आना स्टार्ट होते हैं। यूके साइड के टीबीएम अच्छे से स्पीड में चल रही थी, लेकिन फ्रेंच साइड के टीबीएम स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि एक तो यह टीबीएम डेप्थ में थे जिसको फिर भी मैनेज किया जा सकता है, लेकिन बड़ा चैलेंज था चौकमाल। फ्रेंच साइड में टीबीएम के सामने चौकमाल में ज्यादा दरारें थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कीचड़ जैसी सिचुएशन बन गई और पानी का प्रेशर भी ज्यादा बढ़ने लगा। अब ऐसी कंडीशन में टीबीएम चल तो सकती है, लेकिन टनल कोलैप्स होने के बहुत ज्यादा हाई चांस रहते हैं। दोनों साइड के टीबीएम सेम ही तरीके से काम करते थे, लेकिन फ्रेंच साइड में स्लरी टीबीएम को यूज किया गया इस कंडीशन से बचने के लिए। इस टीबीएम में बेंटोनाइट क्ले, वाटर और पॉलीमर को मिक्स करके टीबीएम के कटर हेड से टनल फेस पर प्रेशर से भेजा गया। अब यह मिक्सर जितनी भी दरारें और क्रैक्स थे उनको बंद कर देगा, जिससे पानी रुक जाएगा और टीबीएम के फ्रंट साइड में एक फिल्टर केक बनना स्टार्ट होगा, जिससे वाटर लीकेज की कंप्लीट प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और फिर टीबीएम का हेड कटिंग करता जाएगा और मशीन आगे बढ़ने लगेगी। यूके साइड और फ्रेंच साइड में ब्लॉक्स को एक दूसरे के साथ में टाइट करने के लिए अलग अलग मैकेनिज्म यूज हुआ। एक साइड में लॉकिंग मैकेनिज्म यूज हुआ तो दूसरी साइड में बोल्ट से इनको टाइट किया गया। अब यहाँ पर यह कंक्रीट रिग फिर से प्रॉब्लम है। हमने टेम्परेरी तो टनल बनाने के लिए लीकेज को रोक दिया, लेकिन इस कंक्रीट रिग के बीच में काफी ज्यादा गैप है जहाँ से पानी का रिसाव हो सकता है। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए नियोप्रोन एंड ग्राउट सील्ड बोल्टेड लाइनिंग यूज की गई। जब टीबीएम आगे बढ़ती है तो इसकी शील्ड की वजह से यहाँ पर हल्का सा गैप रहता है और इस गैप के अंदर ग्राउट को टीबीएम बढ़ते हुए आगे बढ़ती है, जिससे कंक्रीट रिग के बीच में जो भी गैप था वह फिल होता जाएगा और इस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग वाटरप्रूफ टनल बनती जाएगी। अब मशीन दोनों साइड से चल रही है और एक परफेक्ट पॉइंट पर दोनों टनल मैच करना फिर से एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। इसके लिए एडवांस सर्वेइंग टेक्निक काम में ली गई, जिसमें ट्रायंगल नेटवर्क बनाए गए, जायरोस्कोपिक गाइडेंस सिस्टम यूज होता है, जीपीएस और सैटेलाइट डेटा यूज होता है और सी लेवल पर पॉइंट्स बनाए गए। यह एडवांस सर्वेइंग टेक्निक सेपरेट टॉपिक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इस एडवांस सर्वे से जब दोनों साइड के टनल एक पॉइंट पर मिले तो आप जानकर हैरान रह जाओगे, सिर्फ 2 सेंटीमीटर की एरर आई, बाकी 99.9% दोनों टनल एकदम परफेक्टली मैच हुई। मुझे इतना शानदार रिजल्ट देखकर अपने इंडिया के इंजीनियर्स पर थोड़ी दया आने लगी। अभी रिसेंटली एक गोखले ब्रिज बना था मुंबई में, जो बर्फी वाला ब्रिज से खुले आसमान के तले मैच नहीं हुआ। इसमें इंजीनियर्स को इतना ट्रोल करने की क्या जरूरत थी, सिर्फ 2.8 मीटर का ही तो मिसमैच हुआ था। हम भी गजब ही कर देते हैं कभी तो। अब यहाँ पर दोनों साइड की टनल एक जगह पर मैच तो करेगी, लेकिन हम दोनों साइड की टीबीएम को एक साथ एकदम पास में नहीं ला सकते ड्रिल करते हुए। तो यूके साइड की टीबीएम को कुछ दूरी पहले ही रोक दिया गया और फ्रेंच साइड की टीबीएम आगे बढ़ती गई। लेकिन सबसे जरूरी यह था कि जब आप यूके साइड की टीबीएम को पीछे की तरफ ले रहे हो तो आपको टनल के फेस को सील करना होगा, अदरवाइज वाटर प्रेशर से टनल कोलैप्स हो सकती है। जब फ्रेंच साइड की टीबीएम फाइनल टनल को कनेक्ट करने वाली थी तो टीबीएम के प्रेशर की वजह से यह छोटा सा एरिया कोलैप्स कर सकता है। तो यहाँ पर टीबीएम के प्रेशर को क्लोजली कंट्रोल किया गया ताकि कहीं से भी टनल कोलैप्स ना हो जाए और फाइनली दिसंबर 1990 को दोनों टनल को कनेक्ट कर दिया गया।
अब यहाँ से इन टीबीएम मशीनों का काम कंप्लीट हो गया तो इन मशीनों ने मैकेनिकल सुसाइड कर लिया, क्योंकि इस पॉइंट से इन मशीनों को बाहर निकालने की कॉस्टिंग ज्यादा थी। तो फिर टीबीएम को यहाँ से नीचे की तरफ चलाया गया और परमानेंटली इनको यहीं पर दफना दिया गया। अब मशीन के कुछ इंपोर्टेंट पार्ट थे जो रीयूजेबल थे, उनको निकाल लिया गया, लेकिन इन दोनों साइड की टनल को बनाने के लिए टोटल 11 टीबीएम काम में लिए गए, जिनमें से 5 को जमीन में ही दफना दिया गया। टनल के अंदर 2 क्रॉसओवर भी बनाए गए, जिसमें दोनों रेलवे टनल को कंबाइन कर दिया गया और सर्विस लाइन को साइड में से निकाला गया। नॉर्मल कंडीशन के अंदर यह क्रॉसओवर बड़े स्टील गेट से सेपरेटेड रहते हैं और इमरजेंसी सिचुएशन में इनको यूज किया जा सकता है। यहाँ पर जो सर्विस टनल है उसको यदि हम रेलवे टनल से कनेक्ट नहीं करेंगे तो फिर सर्विस किसकी करेंगे। तो फिर रेलवे टनल से कनेक्ट करने के लिए 375 मीटर की दूरी पर क्रॉस पासेज बनाए गए, जो सर्विस टनल से कनेक्ट होते हैं, जिनका यूज इमरजेंसी कंडीशन में किया जाता है। अब टनल बनकर तो रेडी हो गई, लेकिन क्या इस टनल में ट्रेन चल भी सकती है? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि जब कोई भी व्हीकल खुले ग्राउंड में चलता है तो हवा का ड्रैग फोर्स व्हीकल के फ्रंट साइड में लगता है और व्हीकल इस फोर्स को दोनों साइड में डिवाइड करता जाएगा और आगे बढ़ता जाएगा। लेकिन टनल में ऐसी सिचुएशन नहीं है। यहाँ पर हवा का ड्रैग फोर्स इतना ज्यादा हावी हो जाएगा कि ट्रेन को स्पीड में आगे बढ़ने ही नहीं देगा और यह पैसेंजर के कंफर्ट को भी खराब करेगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रेन एक पिस्टन की तरह एक्ट कर रही है इस टनल के अंदर। तो इससे बचने के लिए पिस्टन रिलीफ डक्ट बनाए गए, जिनका डायमीटर 2 मीटर का है। तो जब ट्रेन आती है तो पिस्टन डक्ट से एयर होते हुए दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब इन पिस्टन डक्ट का वैसे तो कोई नुकसान नहीं है, बस यहाँ पर जब ट्रेन चलती है तो फ्लूइड जैसी आवाज आती रहती है। टनल बनने के बाद में भी काफी सारे चैलेंज आए ट्रेन को चलाने के लिए, जिसमें से एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है टनल का टेम्परेचर है। इस टनल में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है तो फ्रिक्शन और मोटर की हीटिंग की वजह से टनल का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अब ट्रेन के अंदर तो एयर कंडीशनर लगे रहते हैं पैसेंजर्स के लिए, लेकिन यह टेम्परेचर कोई जियोलॉजिकल डिजास्टर क्रिएट ना कर दे, इसलिए टनल का टेम्परेचर भी मेंटेन करना जरूरी है। तो दोनों साइड कंट्रीज में कूलिंग सिस्टम लगे हुए हैं और यह कूलिंग सिस्टम ठंडा पानी पाइप से होते हुए टनल से फ्लो करवाते हैं, जो टनल का टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन करके रखते हैं। टनल में फ्रेश एयर को भेजने के लिए सर्विस टनल का यूज किया जाता है, जो फ्रेश एयर को भी भेजती है और खराब एयर को बाहर निकालने का काम करती है। इमरजेंसी सिचुएशन में और भी बहुत सारे सेफ्टी सिस्टम लगे हुए हैं। तो इंग्लिश चैनल टनल 19वीं सेंचुरी का इंजीनियरिंग का एक जबरदस्त अजूबा है, जिसमें बिना किसी डिजास्टर के बेहतरीन इंजीनियरिंग परफेक्टली यूज की गई। इस टाइप का एनिमेशन आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे बेहतरीन एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ में जुड़ने के लिए आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपने सुझाव हमें दे सकते हो। थैंक यू।